हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक इस अनन्या ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं लगातार इतिहास के विशिष्ट टॉपिक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे द्वारा यह पढ़ाया गया लेक्चर आपके लिए उच्च शिक्षा से लेकर सामान्य शिक्षा में सहयोग करेगा। उच्च शिक्षा से तात्पर्य यूजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर। सामान्य शिक्षा को मैंने जब कैटेगराइज किया तो पीजीटी और टीजीटी मिले उतना ही आपके लिए सहयोगी होगा, है ना। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे स्वाधीनता संघर्ष में श्रीमती एनी बेसेंट जी का बड़ा योगदान है और उन्हीं द्वारा सुझाए गए फार्मूले को आधार बनाते हुए होम रूल लीगों की स्थापना हुई। अब होम रूल लीग का मोटो क्या था? वैसे यदि मैं आपसे बात करूं होम रूल आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है, आधारशिला, सबसे पहले आयरलैंड के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता रेडमांड, क्या नाम बताया मैंने? रेडमांड। तो रेडमांड आयरलैंड रेडमांड जो है, सबसे पहले जो इसका उल्लेख करते हैं वो रेडमांड महोदय करते हैं। सर्वप्रथम रेडमांड द्वारा उल्लेख। तो होम रूल जो मूवमेंट है, सबसे पहले आयरलैंड में कॉन्सेप्ट इसका बनाया गया। वैसे भी आप सभी जानते हो कि आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत आई और यही अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन इनका लक्ष्य क्या था? इन्होंने होम रूल के माध्यम से क्या प्लानिंग बनाई? तो देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। मनी बीजी तिलक ने भी अपने मराठा और केसरी के माध्यम से इसका उद्देश्य जब डिक्लेयर किया तो इन सभी लोगों का यही कहना था कि जो हमारा ये होम रूल आंदोलन है, ये स्वशासन है और स्वशासन से तात्पर्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हमें अपना शासन स्वयं चलाना है। हमें ब्रिटिश नौकरशाही के अंतर्गत नहीं रहना है। माने ब्रिटिश नौकरशाही हम पर रूल न करे, बल्कि हम स्वयं अपना रूल करेंगे, अपनी शासन प्रणाली स्थापित करेंगे। हाँ, नो डाउट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ या ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही हम रहेंगे। माने पूर्णतः स्वतंत्रता की बात नहीं मांग रहे थे, बल्कि स्वशासन की मांग कर रहे थे। तो कुछ ऐसा ही लक्ष्य एनी बेसेंट जी ने अपने कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र के माध्यम से इन्होंने 2 जनवरी 1914 एडी को प्रकाशित किया था और जिसका सीधा सीधा उल्लेख इन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राष्ट्रीय सुधार, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। राष्ट्रीय सुधार कोई शब्द नहीं होता है ना। राजनीतिक सुधारों की मांग करनी है। यूं समझिए साधारण शब्दों में क्या है माजरा कि भाई जो ये होम रूल आंदोलन है, ये स्वशासन, होम रूल, घर का शासन, हम स्वयं अपना शासन चलाना चाहते हैं। स्वशासन, हमें अपनी आजादी चाहिए, अपने विचारों की आजादी चाहिए, अपनी परंपराओं की आजादी चाहिए, है ना। हम अपनी नेशनल एजुकेशन सिस्टम बना सके, उसकी आजादी चाहिए। हाँ, आप अपना सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम हमें बताइए, हम उसे फॉलो करेंगे, लेकिन हम स्वयं रूल बनाए और रूल चलाएंगे। रूल आप बनाइए, लेकिन हम हमारे माध्यम से लागू करवाइए। तो यही इसका मोटो था। और जब एनी बेसेंट जी ने 2 जनवरी 1914 को इसका प्रकाशन किया, इससे मोटिवेट होकर लाला लाजपत राय ने 1915 एडी में यूएसए में भी इसकी स्थापना की थी। देखिए, इससे मैंने बाहर भी इसकी स्थापना हो, इससे प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने यूएसए में 1915 एडी में होम रूल
स्थापना की थी। उन्होंने अमेरिका में भी माहौल बनाया और लंदन में भी माहौल बनाया, है ना। कांग्रेस समर्थित ग्राहम पाल ने लंदन में 7 जून 1916 को ऐसी ही होम रूल बनाया। मैंने पहले माहौल बनाया गया एनिमेशन द्वारा, भारतीयों द्वारा मिलकर पहले इसे बाहर अप्लाई किया गया, अच्छा रिस्पॉन्स पाकर इसे अंततः भारत के अंदर भी स्थापित किया गया। तो जरा सा ग्राहम पाल ने लंदन में जो स्थापित किया था उसको भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले होम रूल लीग स्थापित हुई यूएसए में लाला लाजपत राय द्वारा, और फिर इसका एक ब्रांच जो लंदन में भी स्थापित हुई। अब मैं उसकी शेयरिंग आपसे करूंगा, ठीक है। तो विदेशों में लंदन की शाखा देख लें। लंदन में ग्राहम पाल की अध्यक्षता में 1916 एडी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। देखिए, थोड़ा सा सामान्य हमें जानकारी आपको देना है कि इसकी सक्रियता सिर्फ देश में ही नहीं रही बल्कि विदेश में भी रही। तो आपने देखा यूएसए में पहले स्थापित, फिर लंदन में भी स्थापित। तो ये होम रूल आंदोलन उस भारत की मांग थी जो लगातार सक्रिय हो रहा था, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा था। ये वही समय है कि जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था अपने अधिकारों को लेकर, और जिसकी आंच धीरे धीरे भारत भी पहुंची। तो हालांकि भारतीयों ने लगातार अंग्रेजों का समर्थन किया विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, और अपने लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह मूवमेंट चलाया। एनी बेसेंट जी का बड़ा योगदान है। एनी बेसेंट जी के प्रकाशन के पश्चात बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसकी 28 अप्रैल 1916 एडी में, है ना, पुणे के बेलगांव में इसकी स्थापना की। तो आइए थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि होम रूल स्वशासन, सेल्फ रूल, घर का शासन चलाने की मांग करना, अर्थात ब्रिटिश नौकरशाही को हमें डिस्कनेक्ट करना है और उसके स्थान पर भारतीय नौकरशाही लाना है। भले हम अंडर कंट्रोल रहें, है ना, कॉमनवेल्थ के या ब्रिटिश महारानी के अंडर में रहें, लेकिन हम अपना शासन स्वयं चलाना चाहते हैं, अपनी नीतियों का निर्माण हम स्वयं करना चाहते हैं। तो थोड़ा इसी बात को अब देखिए। भारत में स्थापित प्रमुख होम रूल। भारत में 2 होम रूल लीग, 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई। कौन सी 2 होम रूल? अब इसका देखना है ना, थोड़ा सा इस तरीके समझिए और आसानी से समझ पाएंगे, है ना। देखिए, एक स्थापित हुई बेलगांव। ये बेलगांव कर्नाटक वाला न होकर पुणे वाला, पुणे, है ना। एक स्थापित हुई आडियार, आडियार चेन्नई में स्थापित हुई, चेन्नई, इट मींस तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में और ये महाराष्ट्र में। तो ये भी कभी कभी पूछता कि भारत में किसकी लीग सबसे पहले स्थापित हुई, तो आपका सीधा आंसर सामने है ना। आई बेलगांव की लीग की स्थापना कब हुई? 28 अप्रैल 1916। संस्थापक बाल गंगाधर तिलक,
बीजी तिलक, है ना। इसका अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया? अध्यक्ष। और महासचिव किसको बनाया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग सिस्टम से पूछता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो अध्यक्ष है जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया और एनसी केलकर को महासचिव बनाया गया। तो जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा और एन सी केलकर, ठीक है, महासचिव चुने गए। अन्य सदस्यों में काफी लोग थे, बीएस खारपुड़े, जीएस मुंजे, है ना, ये सारे लोग इनके थे। और आरपी करंदीकर माने जीएस खारपुड़े, बीएस मुंजे अन्य सदस्यों में, ठीक है। अब आइए जो चेन्नई वाली बनी, इसके संस्थापक कौन है, कब स्थापना हुई? तो एनी बेसेंट जी का इसमें बड़ा योगदान है। 1 सितंबर 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना स्थापित हुई। अब इसको अलग कर देते हैं। 1 सितंबर 1916 एडी, है ना। संस्थापक एनी बेसेंट, है ना। देखिए सबसे पहले किसकी आ गई? बीजी तिलक की। उसके पश्चात चेन्नई के ओडियार ने, एनी बेसेंट जी ने इसकी स्थापना की। और ध्यान दीजिए उन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव बनाया था, महासचिव। अध्यक्षता स्वयं किया इन्होंने, महासचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया, अरुंडेल, जॉर्ज ठीक है। इसी से जे.एल. नेहरू, मदन मोहन मालवीय वगैरह जुड़े थे। जे.एल. नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय जैसे भारतीय नेता जुड़े। देखिए अब एक क्वेश्चन और आता है, कार्यक्षेत्र क्या? कार्यक्षेत्र किसका बड़ा था? तो आइए, सर्वाधिक शाखाएं इसकी कहां बनी? मद्रास मींस चेन्नई में खुली। कहां खुली? चेन्नई में। इसका कार्यक्षेत्र बड़ा था। बीजी तिलक की लीग का जो कार्यक्षेत्र था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र का इलाका था, सबसे ज्यादा वही था। शेष भारत इनका इलाका। देखिए दोनों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, दोनों मिलजुल कर काम करना चाहते थे और दोनों ने ही होम रूल आंदोलन को आधार बनाया। इसका आधार मुख्यतः अपने लिए स्वराज मांगना, स्वशासन मांगना, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करना ही इन दोनों का मोटो था। इससे भारत में जागरूकता बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गई, लोग सक्रिय हो गए। उस दौर में राजनीतिक नेतृत्व किया इस होम रूल आंदोलन ने, जब विशुद्ध की परिस्थितियां थी। विशुद्ध की परिस्थितियों में भारत को जगाना, भारतीयों को जगाना और अंग्रेजों को आगाह करना कि भारतीय अब अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो होम रूल आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, कितना अंग्रेजों ने इसको जो है भारतीयों के लिए उचित समझा और उन्होंने क्या लाभ दिया, तो आपको मैं जानकारी ये देना चाह रहा हूं कि यह जो होम रूल लीग है, होम रूल आंदोलन है, इसके द्वारा अंग्रेजों पर इस बात का दबाव बना, इस
बात का दबाव बना कि शीघ्र ही भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। पूर्णतः जो नौकरशाही भारतीय मांगी गई थी उसे तो नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी शासन की प्रणाली में भारतीयों का प्रवेश धीरे धीरे शुरुआत होना प्रारंभ हो गया। तो यह होम रूल आंदोलन एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है भारतीयों के दृष्टिकोण से, जो भारतीयों को अधिकार दिलाने में कामयाब रहा। तो आइए इस होम रूल आंदोलन का मैं आपको प्रभाव बताने चलता हूं, इसका प्रभाव क्या हुआ। रही बात कुछ समय के पश्चात दोनों लीग एक हो गई। 1918 में क्वेश्चन एक बार ये आया था, है ना, दोनों लीगों का आपस में विलय AD में हो गया। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है कि दोनों लीग आपस में एक हो गई। वैसे भी लक्ष्य प्राप्त हो गया जब पारित हुआ, है ना, जब पारित हुआ मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, है ना, एडमिन लुटियंस मॉन्टेग्यू भारत के सचिव बनाए गए। भारत समर्थक माने जाते हैं। देखिए अंग्रेजों पर भारतीयों ने, उस समय के भारतीयों ने दो तरफा दबाव बनाया, एक मोरल प्रेशर और एक जन प्रेशर, है ना, मैंने कुल मिलाकर के जन भागीदारी के अनुसार प्रेशर बनाया। मोरल प्रेशर ये बनाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने विशेषकर भारत के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में बीजी तिलक वगैरह ने अंग्रेजों का खुलकर सपोर्ट किया और भारत के देसी नरेशों के पास जा करके एक युद्धकोष का निर्माण किया और उस युद्धकोष में भारतीय राजाओं से अनुदान मांगा, धन की मांग की, युद्धकोष का निर्माण कराकर। इसके अलावा महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादियों ने क्या किया, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादियों ने कोशिशें की कि भारतीय जो नवयुवक है वो अंग्रेजों के प्रति मोटिवेशनल चीजें रखे और सेना में भर्ती होने का प्रयास करे। तो मैं होम रूल आंदोलन के प्रभाव की बात कर रहा हूं, तो कुछ खास प्रभाव जो आपको समझने होंगे। प्रभाव अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी कर, कब जारी किया, 20 अगस्त 1917 जारी कर शीघ्र ही भारतीयों को, शीघ्र ही भारतीयों को जारी कर शीघ्र ही भारतीयों को उत्तरदायित्व देने की बात स्वीकार की। समझ रहे हैं मित्रों? देखिए ये बहुत बड़ा प्रभाव है कि पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियंस ये शब्द यूज हुआ। इसके पहले कभी भी अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था कि भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। उनका लगातार ये कहना था कि भारतीय रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन्हें प्रशासनिक उत्तरदायित्व, शासन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस होम रूल आंदोलन ने अंग्रेजों को विवश कर दिया कि
अब प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीयों को दी जाएगी। इसी मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को एनी बेसेंट के साथ भारतीय उदारवादी जो दल है या समूह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीतिक सुधारों का, इसको मैग्ना कार्टा कहा, है ना। तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों ने इसे भारतीय राजनीतिक सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, ये कहानी हो गई। और दूसरा प्रभाव क्या हुआ, एक और बता देना चाहता हूं प्रभाव, है ना। कांग्रेस का पुनः वैचारिक विभाजन हुआ। किस बात का? एक वर्ग होम रूल मूवमेंट के सुधारों का समर्थक था, उसे एडॉप्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरा वर्ग ये मानने को तैयार नहीं था कि ये हमारे लिए परफेक्ट है, हमारी डिमांड कुछ और है लेकिन हमें मिल कुछ और रहा है। ठीक है, तो वैचारिक विभाजन हुआ, उदारवादी अलग होकर एक नया राजनीतिक दल बना लिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय उदारवादी संघ का निर्माण किया। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये जो भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात आई, ये कहां एडॉप्ट हुआ, कैसे लागू किया गया, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। तो इसको स्पेशली नोट शब्द में मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से भी आप समझ जाओगे बेहतर तरीके से। तो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि इन सुधारों को कब लागू किया गया। तो देखिए इस प्रकार कुछ ऐसा 1919 एडी के, है ना, भारत परिषद अधिनियम, है ना, भारत परिषद अधिनियम द्वारा इसे लागू कर दिया गया, है ना, द्वारा लागू। इसी अधिनियम को स्पेशली एक नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। इसी के जरिए इसको लागू कर दिया गया। नो डाउट नथिंग था, लेकिन कुछ तो था, कुछ न कुछ छुपा था, क्योंकि पहली बार भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल रूलिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। भारतीयों को प्रशासन में उत्तरदायित्व दिया गया। भले ही देश के लेवल पर न प्राप्त हुआ हो, लेकिन प्रांत के लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वह बीजारोपण हुआ, जिस पर आगे चल के हमने अपने अधिकार प्राप्त किए और उस अधिकार के प्लेटफॉर्म पर अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया। तो ये होम रूल आंदोलन का बड़ा प्रभाव था। भारतीयों को एक बार स्वतः स्फूर्त कर दिया, जागरूक कर दिया। जो बीजी तिलक की गिरफ्तारी के पश्चात, है ना, साइलेंट मोड पे चले गए थे, अरविंद घोष के संन्यास लेने के पश्चात साइलेंट मोड पर चले गए थे, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने के पश्चात एक अजीब सा डिवीजन दिखाई दे रहा था। इस होम रूल आंदोलन ने एक बार सोते हुए भारत को पुनः जगाने में कामयाबी मिली। ऐसे ही अगले वीडियो के माध्यम से आपको
एक के बाद एक जानकारियां देता रहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समझ में आ रही चीजें, लग रहा है कि इतिहास में आपका निर्माण हो रहा, निर्माण शब्द यूज कर, रटाना इतिहास उद्देश्य नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट तैयार कराना उद्देश्य है, जिससे सिर्फ फैक्ट बेस पे अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, भूल जाइए, कॉन्सेप्ट विद फैक्ट आता है, इसलिए इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो निश्चित इस अनन्या के चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लगातार लाइक करिए, और जिससे निश्चित आपका भी नैतिक दायित्व पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।